जय हिंद साथियों। हम पिछली वीडियो में अरिहंत सामान्य हिंदी का पाठ 1 पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अध्याय 2 वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा दूसरों के भावों विचारों को समझता है। आरंभ में किसी बात को सुरक्षित रखने का एक ही साधन था, याद करना। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने, उसे नेत्रों के लिए दृश्यमान बनाने और भावी संतति के लिए स्थान और काल की सीमा से निकलकर अमर बनाने की ओर मनीषियों का ध्यान गया। वर्षों बाद मनीषियों ने यह अनुभव किया कि उनकी भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हो रही हैं उसकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना दिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। इस प्रकार जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ अ, ई, उ, क, ख, ग इत्यादि। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है। इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। इसके अलावा हिंदी में अंग, ड़, ढ़ और अंग्रेजी से आगत औ ध्वनियाँ प्रचलित हैं। चंद्रबिंदु अंग, अंग से भिन्न है। ड़, ड से, ढ़, ढ से भिन्न है। इसी प्रकार औ, आ से भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों चंद्रबिंदु अंग, ड़, ढ, औ को भी हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसको भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण से हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ बनाते हैं। इ जमा ई बनता है। उ जमा उ बनता है। संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अ जमा ई ए बनता है। अ जमा ए आई बनता है। अ जमा उ ओ बनता है। अ जमा ओ औ बनता है। स्वरों का उच्चारण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे इ, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। इसके अलावा चंद्र बिंदु अंग, अंग और अह
ध्वनियाँ हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी के योग से ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं तथा विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकलती वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए नहीं उच्चारित हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे क और अ से बना है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अनुनासिक व्यंजन, 3 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 5 उत्क्षिप्त व्यंजन, 6 संयुक्त व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से ङ तक 5 व्यंजन क वर्ग, च से य तक 5 व्यंजन च वर्ग, ट से ण तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग और प से म तक प वर्ग। 2 अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ङ, य, ण, न और म अनुनासिक व्यंजन है। 3 अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ कहलाती है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स और ह ऊष्म व्यंजन हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड़, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श से क्ष बना है। अब उच्चारण की दृष्टि से क और छ क्ष बनाता है। त और र, त्र, ज और य अब उच्चारण की दृष्टि से ग और य, क्य। व्यंजनों का उच्चारण उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1 कोमल तालव्य व्यंजन संस्कृत में इन्हें कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कोमल तालव्य या कंठ्य ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। क, ख, ग, घ, ङ कोमल तालव्य व्यंजन हैं। 2 तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, य और श, य तालव्य व्यंजन हैं। 3 मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पष्ट करता है ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, स दंत्य व्यंजन हैं। ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है
ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों से स्पर्श करता है दंत्योष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। वह दंत्योष्ठ्य व्यंजन है। वर्तस्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों वर्तस को स्पर्श करता है वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, ल। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ह। वर्तनी, किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम में और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है उसी क्रम में उसी रूप से लेखन की रीति को वर्तनी स्पेलिंग कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है, अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि दो प्रकार की होती है, वर्ण संबंधी और शब्द रचना संबंधी। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ पुनः दो प्रकार की होती हैं, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। छात्रों की सुविधा के लिए पहले स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और उसके शुद्ध रूप, बाद में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूपों की तालिका प्रस्तुत है। कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों की सूची PDF में दी गई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहां से PDF डाउनलोड करके कुछ महत्वपूर्ण अशुद्धियों के बारे में जान सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।